नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा और मैं हूं आपके साथ निदा अहमद। आज हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में हाथरस मामले पर सुनवाई हुई है और आज हम आपको सबसे पहले ये बता देना चाहते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर आपको सबसे बड़ी टक्कर जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पे देखने को मिलेगी। बिल्कुल, क्योंकि आज हम पीड़ित पक्ष और आरोपी पक्ष दोनों को लेकर के सामने आए हैं। दोनों की बातें आपके सामने रखेंगे कि आखिर इस केस में अभी तक चल क्या रहा है और कोर्ट के आदेश पर पीड़ित परिवार के साथ प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारी भी सुनवाई में मौजूद रहे थे। तो क्या कुछ निकल कर गया है इस पूरे केस में, आप जुड़े रहिए जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। और सीधे हमारे साथ दो खास मेहमान इस समय जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। एपी सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो आरोपी पक्ष के वकील हैं, वरिष्ठ वकील हैं। कई सारे केसेस में आपने नाम सुना होगा। एपी सिंह साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं और सीमा कुशवाहा भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जो पीड़ित पक्ष की वकील हैं। सीमा जी भी वरिष्ठ वकील है। बहुत स्वागत आप दोनों का। मैं पहला सवाल एपी सिंह साहब आपसे करना चाहता हूं, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जो अलग अलग बताए जा रहे हैं दोनों ही तरफ से। आप आरोपी पक्ष की तरफ से हैं। आरोपी पक्ष पहले से ही इस मामले में कह रहा है कि उन्हें फंसाया जा रहा है। आरोपी पक्ष की तरफ से यह भी बात कही गई, आरोपियों की बात करें तो उन्होंने भी कुछ लेटर एसपी को लिखे हैं जिसमें बात कही गई है उन्हें फंसाया जा रहा है। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, किसी भी केस के पीछे बहुत कारण होते हैं और जो इस केस में SC/ST एक्ट का जो दुरुपयोग हो रहा है, पूरी तरह से दुरुपयोग हो रहा है, उसके पीछे हमें 2001 में जाना पड़ेगा। 2001 में पीड़िता के पिता ने इसी संदीप के पिता के ऊपर, जो एक्यूज्ड है, उसको, जो इस केस में एक्यूज है, उसके ऊपर SC/ST एक्ट का केस लगाया, झूठा केस लगाया। उस समय मिसयूज किया, पूरा दुरुपयोग किया और उसका ट्रायल चला, चार्जशीट हुई, ट्रायल चला, सब कुछ होने के बाद उसमें बरी हुआ, वो बरी साबित हुआ, झूठा सिद्ध हुआ। वो खुंदक शुरू रहती है, ठीक है, वो चला। उसके बाद देखिए, आप स्टेटमेंट देखिए, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट कैसे किया जाता है, तथ्यों को कैसे छिपाया जाता है। 104 कॉल दोनों के बीच में हुई, 62 कॉल लड़की की तरफ से लड़के को हुई, 42 कॉल लड़के की तरफ से लड़की को हुई। 5.5 घंटे लगभग टोटल मिला के बातचीत हुई। ये किस तरफ इशारा करते हैं, ये क्या कहते हैं? गांव के लोग तो सड़क, घर के बाहर, चौबारे में, आंगन में, सब जगह बात कर लेते हैं, कहीं बात कर लेते हैं। उन्हें फोन की जरूरत नहीं पड़ती है एक दूसरे से बात करने के लिए, ठीक है। अब वो बताएंगे किस लिए बात होती थी, कौन करता था, क्यों करता था, क्या थी स्थिति। दूसरी बात, स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट पीड़िता के सगे भाई के द्वारा लिख के थाने में दिया गया। पीड़िता और पीड़िता की मां, जो कि शिकायत करता, जो पीड़िता का भाई है, उसकी भी मां है, सगी मां, सगी बहन, भाई और मां मिलकर गए थाने, वहां रिपोर्ट दी, लिख के अपने हाथ से लिख के रिपोर्ट दी। एपी सिंह साहब, आप साफ-साफ कह रहे हैं कि सारे तथ्यों को कैसे छिपाया जाता है, कैसे घुमाया जाता है, कैसे फिराया जाता है। इसका जवाब देने के लिए हमारे साथ सीमा कुशवाहा जी मौजूद हैं, जो पीड़ित पक्ष की वकील हैं। सीमा कुशवाहा जी, सीधे सीधे आप पर, माफ कीजिएगा, पीड़िता के जो आप पक्ष ले रही हैं उसकी फैमिली पर एपी सिंह साहब के ये आरोप लगा रहे हैं कि तथ्यों को छिपाया जा रहा है। आप इस केस को कवर कर रही हैं, क्या लग रहा है आपको सीमा कुशवाहा जी? कितना सच, कितना झूठ इनकी बातों में? देखिए, ना तो मैं भी अपने तरफ से कुछ भी ऐड करके स्टेटमेंट दे सकती हूँ, ना वो परिवार दे सकता है, ना कोई और दे सकता है। जो पीड़िता आज हमारे बीच नहीं है, उसका पहला वीडियो ही बहुत कुछ बता देता है जी। और मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है कि पहला वीडियो क्यों ध्यान से नहीं देखा गया, जो उस बेटी का स्टेटमेंट है, जिसमें वो साफ उस व्यक्ति का नाम ले रही है जो प्राइम एक्यूज्ड है। अदर एक्यूज का नाम लेने की उसकी कंडीशन नहीं थी, जो प्राइम एक्यूज है उसका नाम ले रही है और साथ ही साथ ये भी बता रही कि उसके साथ कैसे जोर जबरदस्ती की गई जी। जोर जबरदस्ती की गई, अगर रेप किया गया उसका, जिसको वो रेप शब्द यूज नहीं कर पाई, तो 376 में सेक्शन में FIR लॉन्च क्यों नहीं की गई? क्यों उसके ब्रदर के स्टेटमेंट और उसके मदर के स्टेटमेंट पर जाया जा रहा है? जो डाइंग डिक्लेरेशन उसका था फर्स्ट वाला, उस पर बात क्यों नहीं किया जा रहा है? तो इस केस में देखा जाए, शुरुआत से ही नेग्लिजेंसी के साथ साथ जो ऑफिसर्स थे उन्होंने क्राइम किया, क्योंकि अगर इन्होंने 376 सेक्शन में FIR लॉन्च नहीं की, इट मींस कि इन्होंने 201 IPC में क्राइम किया,
क्योंकि अगर ये उस सेक्शन में एफआईआर दर्ज करते तो शायद कुछ फैक्ट हमें इनिशियली मिल जाते, जो कि एमएलसी रिपोर्ट में भी आ जाते, रेप की पुष्टि हो जाती। क्योंकि रेप जो वहां पर सीमेन का जो सैंपल लिया गया वो 22 को लिया जा रहा है, जब कुछ बचा ही नहीं सैंपल के लिए। तो ये और ये 72 घंटे बहुत अहम होते हैं इस सैंपल के लिए। 72 घंटे बहुत अहम होते हैं सीमा जी। बिल्कुल, और उस लड़की का चरित्र हनन करने की कोशिश की जाती है। एक और चीज मैं आपको क्लियर कर दूं सर, मेरे पास थोड़ा सा समय कम है, कल सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग है, मैं लखनऊ में हूं, मुझे अभी निकलना है, तो अपनी बात मैं पहले खत्म कर देती हूँ। साथ ही साथ में एक और बात क्लियर कर देती हूँ कि ये कौन सा नैरेटिव चलाना शुरू कर दिया गया है कि लड़की की लड़के से बात होती थी। ये कैसे पता किसी फोन कॉल पर अगर उसके परिवार के सदस्य के इन केस गई है, जिसको मैं अभी सही नहीं मान रही हूं कि वो लड़की से ही बात होती थी। दूसरी बात ये है कि अगर कोई व्यक्ति किसी के साथ एसोसिएट है, बातचीत है, इसका मतलब उसको रेप करने का, मर्डर करने का अधिकार नहीं मिल जाता। इसका मतलब आप कहेंगे कि अगर भाई भाई का मर्डर करता इसलिए उसको मर्डर इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि उनकी बातचीत होती थी। फिर 304 बी के जो मैटर है, एक परिवार के अंदर बहू की हत्या कर दी जाती, उसको भी मर्डर मत मानिए, आप किसी को भी मर्डर मत मानिए। जो अनजान व्यक्ति किसी का मर्डर करता है उसको मर्डर की ये डेफिनेशन है। एपी सिंह साहब से जवाब लेते क्योंकि आपके पास भी वक्त कम है। स्टडी कर सीमा जी, मैं चाहता हूं कि आप बने रहिए। एपी सिंह साहब से एक पक्ष लेते हैं, फिर मैं आपके पास वापस रुख करूंगा। एपी सिंह साहब से बहुत छोटा मैं पूछना चाह रहा हूं, बस एक मिनट रुकिए आप मेरे साथ। एपी सिंह साहब बहुत छोटा, मैं आपको सिर्फ 30-40 सेकंड का वक्त देता हूं जी। सारे आरोप जो लगाए हैं यही बातें सारी मां ने क्यों नहीं की, पीड़िता की मां ने पहले स्टेटमेंट में क्यों नहीं की, भाई ने क्यों नहीं की, पीड़िता ने क्यों नहीं की, आगे दूसरे 161 के स्टेटमेंट में क्यों नहीं की, आगे क्यों बढ़ा, इंप्रूवमेंट कैसे हुआ, बयान कैसे चेंज हुए, पॉलिटिक्स आ गई, राजनीति आ गई। मोदी जी की और योगी जी की उत्तर प्रदेश में सरकार 2022 में जो है चुनाव में उसे गिराने की साजिश आ गई। झारखंड से, छत्तीसगढ़ से नक्सलाइट से कोई महिला आती है और वहां रहती है, वो सारा प्लांटेशन करती चली जाती है, सच्चाई को उलट देती है, कहानी आगे बढ़ती चली जाती है, रेप आता है, फिर गैंग रेप आता है, फिर बहुत कुछ आ जाता है। वो क्यों नहीं किया, तो जो पॉइंट यहाँ पर सीमा कुशवाहा जी गिना रही है वो पॉइंट भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं इस पूरे केस में। उन पॉइंट पर क्यों नहीं ध्यान रखा गया, उन्हें क्यों नजरअंदाज किया गया? मेरी भी बहन मेरे भी गिनने, मेरे पॉइंट भी गिनने का थोड़ा सा प्रयास करें। मैं वही कहना चाह रहा हूं, प्रयास करें। एसेस टू जस्टिस मेरी बात सुनिए, होते दिखना चाहिए। मैं क्या कह रहा हूं, आपकी लोकल पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। एक मैं सीमा जी से कमेंट ले लेता हूं, और आपके जो पक्ष है सीमा जी की जो बात है वो सिर्फ हम सुनवा रहे हैं लोगों को। हम यहां पर कोई फैसला नहीं देंगे, फैसला देने का काम जज साहब करेंगे, वो बेहतर कानून को जानते हैं, धाराओं को जानते हैं। लेकिन आपने जो सवाल उठाए हैं, आपने जो पॉइंट रखे हैं, सीमा जी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, बिल्कुल डिस्कशन ही है। सीमा जी रखिए अपनी बात जी। देखिए, मेरा अपना जो ओपिनियन है, इस देश की बेटियों की लाइफ इस देश की पॉलिटिक्स से ऊपर है। और हमेशा जब भी कोई मुद्दे की बात होती है कि देश की बेटियों की 49% आबादी की सुरक्षा की, उनकी स्वतंत्रता की, उनकी एजुकेशन, उनकी हेल्थ, उनकी सिक्योरिटी की बात होती है, तो पॉलिटिकल मुद्दे को डाइवर्ट क्यों कर दिया जाता है? क्या वो पीड़िता को मारा नहीं गया? क्या उसकी 20 दिन के अंदर डेथ नहीं, 15 दिन के अंदर डेथ नहीं हुई? क्या निर्भया की डेथ नहीं हुई थी? दिशा रेड्डी की डेथ नहीं हुई थी? मेरे पास ललितपुर का केस है, 15 साल की बच्ची को रेप करके उसको जिंदा जला दिया जाता है। एक केस है हाथरस का केस, ये हाईलाइट हो गया। मेरे पास ऐसे 50 केस है, उन बेटियों को मार दिया गया, उन पे बात क्यों नहीं होती है? ये कि योगी की सरकार, मोदी जी की सरकार, किसकी सरकार? क्यों बेटियां मर रही हैं? हमें क्यों मौका दिया जा रहा है कि हम प्रशासन पर उंगली उठाएं? क्यों नहीं हम उंगली उठाएंगे? देश की 49% आबादी है, जो सरकार होगी उस पर उंगली उठेगी कि हमें सेफ्टी सिक्योरिटी दीजिए। और अगर इस देश की 49% आबादी पूरी तरीके से सिक्योर होगी, हम लोगों को किसी पर उंगली उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सिक्योर कीजिए ना, आप विल पावर दिखाइए ना, आप इंश्योर कीजिए ना। हाय दिन मैं बता रही हूं, अभी आपके साथ डिबेट में हूं, इस टाइम भी किसी पीड़िता के साथ, किसी बेटी के साथ रेप किया जा रहा होगा, किसी को जिंदा जलाया जा रहा होगा, कोई पति से पिट करके अपने घर में बैठी होगी, किसी का नियरेस्ट जो होगा वो रेप कर रहा होगा।
इस तरीके का माहौल बना रखा कंट्री में। क्या पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके कभी बात नहीं हो सकती है? नहीं, बिल्कुल हो सकती है। सीमा जी, आपके आंकड़े बिल्कुल ठीक है, आपके आंकड़े बिल्कुल ठीक है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन इस देश में आज उच्च न्यायालय ने, आप मेरी बात सुनिए, आज उच्च न्यायालय ने, आप सुनिए मेरी बात, आज उच्च न्यायालय ने एडीजे जो डीआईजी प्रशांत जी जो स्टेटमेंट मीडिया में दे रहे थे, उनसे सवाल किया कि अगर आपकी बेटी होती और उसके साथ ये क्राइम होता, आप अपनी बेटी को इस तरीके से बिना देखे जिंदा जलते हुए देख सकते थे? ये हमारा सिस्टम सेंसिटिव क्यों नहीं है? जब हमारे परिवार के बच्चों की बात आती है, सेफ्टी सिक्योरिटी की, तो हम लोगों को दर्द महसूस होता है। क्या हमारे देश के वो नागरिक नहीं है? किसी की बेटी को ऐसे कैसे जलाया जा सकता है रात में, वो भी केरोसिन डाल के आप जला रहे हैं। और दूसरी बात, उनसे ये भी पूछा गया, एपी सिंह साहब, क्या वाकई में दर्द नहीं होता सर? क्योंकि मैं खुद एक महिला हूं, शायद इसलिए ये दर्द समझ सकती हूँ। नहीं, सबके दर्द होता है, सब पुरुष हैं, महिला है, इसे पुरुष और महिला के बीच मत पड़ रहे, सब भाई हैं, सब बहन हैं, सब किसी के बेटे हैं, सब किसी की बेटी हैं, सब बच्चे। लेकिन राजनीति क्यों होती है? इसलिए होती है जब करौली में एक संत को मारकर जिंदा जला दिया जाता है, तब वहां नेता नहीं पहुंचते हैं। आदर्श नगर में राहुल की हत्या कर दी जाती है। सीमा जी एक छोटा सवाल, सीमा जी एक छोटा सवाल है मेरा, सिंह साहब, इसलिए राजनीति इसमें हो रही है। सिंह साहब, सीमा जी जाने वाली है, सीमा जी जाने वाली है। मैं बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि इसको महिला और पुरुष में नहीं बांटना चाहिए। सीमा जी, सुनवाई के दौरान बहुत महत्वपूर्ण बातें आज कही गई हैं, चाहे सैंपल कलेक्शन की बात हो या फिर अंतिम संस्कार की बात हो। सुनवाई में आज क्या हुआ, यह भी हम आपसे जानना चाहते हैं। फिर मैं एपी सिंह साहब आपका रुख करूंगा। देखिए, सुनवाई में कोर्ट ने पूरी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन पे सवाल खड़े किए कि आप मुझे आंसर कीजिए कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि रात में आपको शव का अंतिम संस्कार करना पड़ा। और उस अंतिम संस्कार कोर्ट भी नहीं मान रही थी। कोर्ट का सीधा कहना है कि अंतिम संस्कार करने का अधिकार सिर्फ ब्लड रिलेशन वाले लोगों का होता है, या वो व्यक्ति जो डिसीज पर्सन है वो पहले से बिल कर देता है, या उसकी इच्छा होती है कि उसका अंतिम संस्कार कौन करेगा। लेकिन यहाँ पुलिस प्रशासन अंतिम संस्कार करी है केरोसिन डाल करके, और उसको आप कह रहे हैं परिवार की अनुमति से किया गया, सिंगल पर्सन वहां मौजूद नहीं था। लेकिन मुझे लग रहा है कि जो भी ऑफिसर्स थे, जैसा मैंने वहां पर सुना, कोई भी ठीक से आंसर नहीं कर पा रहे थे। और इवन की कोर्ट ने सीमा जी जो पीएफआई की बातें हैं, जो पीएफआई का कनेक्शन सामने आ रहा है, जो राजनीतिक बात सामने आ रही है, क्या सुनवाई में वो भी रखी गई? क्योंकि राजनीतिक कनेक्शन भी इसमें सामने आ रहा है। नहीं, वो बात बिल्कुल नहीं रखी गई। वो बात बिल्कुल भी नहीं रखी गई। सिर्फ ये कहा गया कि हमें डिफरेंट सोर्सेज से ये पता चल रहा था कि लोगों की यहाँ गैदरिंग हो सकती है। इसके अलावा ये नहीं कहा गया जो आप बता रहे हैं कि करीब फंडिंग की गई, नक्सल कनेक्शन या फिर कहा गया कोर्ट के अंदर नक्सल कनेक्शन या भीम आर्मी, इनका कोई जिक्र हुआ? इन सारी चीजों में कोई बात नहीं की गई है। बिल्कुल भी इन सारी चीजों का कोई जिक्र नहीं हुआ। एक छोटा सा सवाल है मेरा सीमा जी आपसे, क्योंकि ये बात हलफनामे में सरकार की तरफ से कही गई है, जो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया गया था। कोर्ट में यह हलफनामा देते हैं सरकार की तरफ से कहा जाता है कि वहां पर जाति विशेष के हिंसा भड़कने की हमें इनपुट्स मिले थे, उसी आधार पर प्रशासन ने यह फैसला लिया और परिवार की मर्जी के साथ ही अंतिम संस्कार किया। यह हलफनामे में लिखा हुआ है। तो ये हलफनामे का जिक्र जो कोर्ट में हुआ है, यह भी सुनवाई के दौरान हुआ, यह बात आई? देखिए, इसका कोई जिक्र नहीं किया गया। वो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया गया। लेकिन मैं आपके चैनल पे एक चीज क्लियर करना चाहती हूं कि अगर वहां दंगा भड़काने वाला कुछ भी ऐसा होने वाला होता, तो क्या आसपास का जो एरिया है वहां पर 10-15 किलोमीटर के डिस्टेंस पे भी गैदरिंग तो कहीं दिखाई पड़ती? क्या वो गैदरिंग है? अगर कोई व्यक्ति वहां पर 2 घंटे मात्र बचे थे, 2:30 बजे के करीब वहां पर अंतिम संस्कार किया गया। सुबह 5 बजे के बाद हिंदू के जो भी रीत रिवाज है उनके अनुसार 5 बजे के बाद अंतिम संस्कार हो जाता। 2.5 घंटे 3 घंटे के अंदर क्या दंगे भड़क जाते वहां? किस तरीके का एक्सक्यूज है? उसका भी मुझे एफिडेविट फाइल करना है विक्टिम की तरफ से। और मैं कल कोर्ट में अपियर होंगे सर्वोच्च न्यायालय में। तो सीमा कुशवाहा जी, एपी सिंह साहब भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एपी सिंह सर, मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगी, हमने उनको भी
सुना सीमा कुशवाहा जी को, और वो पीड़ित पक्ष की वकील हैं और आप भी आरोपी पक्ष के वकील हैं। दोनों का पक्ष जानना जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लिए बेहद जरूरी है, इसलिए आप दोनों को हमने बिठाया। सर, आपको मतलब आपने अभी तक इस पूरे केस को देखा, समझा, सुना, आपको कौन कौन से तथ्य इस केस में ऐसे नजर आए जिससे आपको लगता है कि आरोपी जो लड़के हैं, जो पक्ष है, उनके बच्चों को फंसाया जा रहा है इसमें? देखिए, जब 2001 में SC/ST एक्ट पीड़िता के पिता ने जो एक्यूज्ड है, आरोपी है, उसके परिवार पिता पे केस लगाया, पूरे इन्वेस्टिगेशन हुई, ट्रायल हुआ, सालों साल लगे और अंततः वो केस बरी हुआ। ये क्या था? ये किस तरह की बदले की भावना थी? वही काम फिर हुआ, फिर SC/ST एक्ट लगाया गया, लास्ट में लिखा गया छोटे छोटे शब्दों में, किसी के दूसरे के द्वारा लिखवाया गया। वो लिखने वाली तथाकथित भाभी भी हो सकती, जो आप लोगों के द्वारा पता चल रहा है। नक्सल एरिया, नक्सल की चीज गांवों में, वो मध्य प्रदेश के जबलपुर से हैं और वो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एक जगह। ऐसे फंडिंग की लालच दिया जा रहा है। सिंह साहब, बिल्कुल ये जो तथ्य आप बता रहे हैं, कंपनसेशन उनका बढ़ जाएगा, ऐसा स्टेटमेंट दे दो। आपने ST/SC एक्ट की बात कही है और मैं उसी हलफनामे का जिक्र फिर से करना चाहूंगा। सरकार अगर ये जिक्र कर रही है, आप आरोपी पक्ष के वकील हैं और जो आरोपी हैं, एक्यूज्ड हैं, इस पूरे मसले को लेकर उन्होंने SP को भी खत लिखा और कहा कि हमें फंसाया जा रहा है, तो क्या सुनवाई में इस बात की हर एक चीज को आपने रखा, और रखा तो किस तरीके से रखा? क्या क्या ऐसे तथ्य हैं जो आज सुनवाई का मतलब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहे? अभी ये पिटीशन थी इलाहाबाद हाई कोर्ट की डबल बेंच के द्वारा, जो लखनऊ बेंच है, उनके 100 मोटो नोटिस उन्होंने अपने आप लिया, अपनी पावर का, और बहुत अच्छा हुआ। मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं दिल की गहराइयों से माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद का कि उन्होंने अपने आप 100 मोटो लिया कि इस तरह के ह्यूमन राइट का वायलेशन क्यों हुआ, वो क्या परिस्थिति था, दुनिया जानना चाहती थी। क्योंकि शुरू में क्या चलाया गया, देखिए, माफ कीजिएगा, कई मीडिया चैनल्स दिखाया, उसके भी सोर्सेस सामने आए हैं। व्हाट्सएप पे क्या फंडिंग हुई, सोशल मीडिया पे क्या फंडिंग हुई, कैसा चला, जीभ काट डाली गई, ये चलाएगा, जीभ काट डाली गई, बाद में पता चला जीभ में चोट लगी थी। इस तरह से उद्वेलित किया लोगों को, जातिगत भावना, दलित और सवर्ण के बीच में खाई खोदी गई, वोट बैंक की राजनीति की गई, सिर्फ और सिर्फ कि 2022 का माननीय योगी जी जो मुख्यमंत्री हैं, छोटा सवाल और है, आपने कहा और कि हम वोट की राजनीति की गई, जातिवाद फैला के, हिंसा फैला के पूरे देश में उस हिंसा को ले जाए, पूरे देश में हिंसा को ले। मैं मान लेता हूं आपकी बात, ये कहा जा रहा है कि ये जातिगत हिंसा राजनीति की वजह से फैलाई गई, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है, उस दौरान जो भी कुछ हुआ हो, क्योंकि सैंपल कलेक्शन को लेकर या रेप की पुष्टि या अपुष्ट दोनों चीजें सामने आई हैं, लेकिन मूल आधार जो है वो यह है कि आरोपी रेप के और हत्या के उन पर गंभीर आरोप लगे हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। अब इसको लेकर AP सिंह साहब, हाँ आप कहिए क्या कहना चाह रहे हैं? मैं वही पूछना चाह रहा हूं। इसको लेके, हाँ जी, इसको लेकर ही देखिए, पहली FIR अंडर सेक्शन 307 की दर्ज हुई, उसमें कोई इस तरह की बात नहीं की। वो लड़की के सगे भाई द्वारा सगी माता के सामने थाने में तीनों लोग उपस्थित थे उस समय हुई। SC/ST एक्ट की बात बाद में लिखी गई कि हम लोग उसके जाति के हैं, ये इन्वॉल्वमेंट किया गया झूठा फंसाने का। जो स्टेटमेंट मां का, भाई का और पीड़िता का है, उसमें कहीं रेप और गैंग रेप की तो बात ही नहीं है। बिल्कुल सिंह साहब, मैं उम्मीद करता हूं कि हर एक तथ्य जो है कानून के मुताबिक, धाराओं के मुताबिक, जो धाराएं लगी हैं उसके हिसाब से हर एक तथ्य कोर्ट में रखा जाएगा और हमारे कानून के हिसाब से इस पूरे मामले का पटाक्षेप होगा। बहुत शुक्रिया सीमा जी और AP सिंह साहब हमसे बात करने के लिए और आप दोनों का पक्ष रखने के लिए। बिल्कुल, तो AP सिंह साहब जो कि आरोपी पक्ष के वकील थे, सीमा कुशवाहा जो कि पीड़ित पक्ष की वकील थी, दरअसल दोनों को एक साथ लाने का मकसद यही था कि पक्ष और विपक्ष दोनों की आवाज, दोनों क्या कह रहे हैं, ये आप तक पहुंचना और अब तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी भी थी। लिहाजा हमने उसे बखूबी निभाया, दोनों को हम लेकर आए, दोनों की बात आपने सुनी। लेकिन इसी इंतजार में और इसी उम्मीद में कि कुछ भी हो, भले चाहे कोई भी आरोप लगे, कुछ भी लगे, सियासत हो, राजनीति हो, कोई सभी इसमें लिंक निकले, किसी से भी तार जुड़े, लेकिन हाँ, इन सब के बीच उस लड़की को इंसाफ जरूर मिलना चाहिए जो आज आपके हमारे बीच नहीं रही।